Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Biodenverse Hub. I hope you all will be doing well. So in the same continuation of the facial trauma in the playlist of oral maxillofacial surgery, our today's topic for discussion will be the ZMC fractures. And पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था ZMC fracture को in regard to the anatomy and all the clinical features and classification. Today's video में हम जो है diagnosis करेंगे, टाइमिंग ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो एज डायग्नोसिस इज कंसर्न, सबसे पहले पेशेंट आपके पास आ गया है ZMC फ्रैक्चर का या किसी भी फेशियल ट्रॉमा का एंड यू हैव टू डायग्नोस कि इधर कौन सा फ्रैक्चर हुआ है. डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला एलिमेंट इसमें हिस्ट्री आती है. जब तक आप अच्छी हिस्ट्री नहीं लेंगे आप डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते. 80% केसेस में अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी इट विल लीड यू टुवर्ड्स द करेक्ट डायग्नोसिस बिफोर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अदर वेज. ओके, सो हिस्ट्री आपने अच्छे से ले लेनी है. टाइम पूछना है इम्पैक्ट का, किस चीज़ से जो है वो. सबसे पहले तो आपने कॉज पूछनी है ट्रॉमा की. एटियोलॉजी में जो हम पढ़ चुके हैं कि क्या कॉज था, आइदर फॉल था, असॉल्ट था, RTA था, फायर आर्म इंजरी थी, स्पोर्ट्स इंजरी थी, क्या वजह थी, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है. पेन के बारे में ले लेना है, टेंडरनेस के बारे में, स्वेलिंग, उन सारी चीज़ों को डिटेल में यू नो अबाउट दैट. हिस्ट्री इज़ अ सेपरेट टॉपिक एंड इंशाल्लाह यू विल डिस्कस दैट इन डिटेल आउट देयर. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हिस्ट्री के आपने ले लेने हैं. फिर पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेनी. पेशेंट ने उस टाइम पे जब इम्पैक्ट हुआ था तो वहाँ उस वक्त क्या जो थे पेशेंट की पेन था कि नहीं था, ठीक है, ब्लीडिंग हुई थी, टाइम ड्यूरेशन अब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कितना टाइम ड्यूरेशन हो चुका है इन द बिटवीन द इम्पैक्ट एंड जब वो आपके पास हॉस्पिटल में आया है. वो सारी चीज़ें, वो सारी हिस्ट्रीज लेने के बाद, क्योंकि अक्सर जो होते हैं पेशेंट जब उनके पास व्हेन दे फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फॉल इंजरी होती है या कोई भी इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है तो उस वक्त वो हॉस्पिटल नहीं आते. अब क्योंकि उस वक्त उनको शायद सिम्टम्स नहीं होते, वट एवर द कॉज, बहुत टाइम बाद वो आते हैं डॉक्टर के पास. सो ये टाइम फ्रेम का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना टाइम हो चुका है. ऑलराइट, सो हिस्ट्री आपने ले ली. आफ्टर दैट अब आप चले जाएंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में. तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम पीछे क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं. सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए. तो आपको पता होंगे और आपको पेशेंट में वही सारे क्लिनिकल फीचर्स नजर आएंगे, देन योर एग्जामिनेशन इज quite easy and it will lead you towards a diagnosis. All right, then we will go towards, जब भी आप हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेते हो आप 80 to 90% डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हो. देन इन जस्ट टू कंफर्म एंड टू सी कि वो कंडीशन क्या है एट दैट टाइम, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द बोन, फ्रैक्चर कितना है, किस हद तक डिस्प्लेस्ड है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को जो है रेडियोग्राफ रिकमेंड करते हैं. एंड रेडियोग्राफ्स जो हैं विद स्पेशल रिस्पेक्ट टू द ज़ाइगोमेटिको-मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हमारे पास फॉलोइंग है. यही रेडियोग्राफ्स में आपको ये फ्रैक्चर नज़र आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू आता है जिसको हम वाटर्स व्यू भी कहते हैं. ये सारी जो रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन है फ्रैक्चर्स की, इस पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ. दैट इज़ द रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेशियल ट्रॉमा. उसको आप ज़रूर जाएं देखें. वहाँ पे मैंने रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन आपको बताई है कि आपके पास वाटर व्यू है दिया हुआ है, आप पूछ रहे हैं कि किधर फ्रैक्चर हुआ है, तो वो सारा मैंने बताया उसमें कि किधर लेफ्ट राइट कौन सा फ्रैक्चर है एंड ऑल दैट. तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको ऊपर. ऑलराइट, सो ऑक्सीपिटल व्यू वाटर व्यू के बाद जो दूसरा व्यू है जिसमें हमें नजर आ सकता है वो है आपका सेमेंटो वर्टिक्स व्यू. दैट इज ऑल्सो नोन एज द जग हैंडल व्यू. ये पूछा जाता है वाइवा में अक्सर, ऑस्की स्टेशन में एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि भाई जग हैंडल व्यू किसको कहते हैं. आप बताते हो सेमेंटो वर्टिक्स व्यू किस लिए इंपॉर्टेंट है ज़ाइगोमेटिको-मैक्सिलरी फ्रैक्चर की डायग्नोसिस में या उसको फाइंड आउट करने में, वहाँ पे वो हेल्प करता है. कार्डवेल व्यू एंड देन द सिटी स्कैन, MRIs वगैरह, CBCTs, वो सारी चीज़ें फिर एडवांस आ जाती हैं. सो ये सारी रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस कर लेंगे आप. आफ्टर दैट कंफर्म हो गया है ZMC फ्रैक्चर है, अब हमने सर्जरी करनी है. सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आप टाइमिंग डिसाइड करते हो कि टाइमिंग ऑफ सर्जरी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, अर्ली ऑपरेशन एडवाइजेबल होता है, ठीक है, बट प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो ऑफ्थेल्मिक और क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस. अब आपको समझ आई कि क्यों हमने टाइम फ्रेम दिया, टाइम फ्रेम क्यों डिसाइड किया.
क्योंकि वी हैव स्टडीड कि ये जितना आपका फेशियल स्केलेटन है, ये बोन्स है, ये ट्रॉमा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, इजीली आपकी आई इन्वॉल्व है, आपके क्रेनियल जो है वो एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होती है बिफोर हैंड कि कोई ऑफ्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो यू हैव टू एड्रेस देम फर्स्ट। फिर आप उसको रेफर कर देते हो टूवर्ड्स न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक के लिए आप उसको आई डिपार्टमेंट आप उसको भेज देते हो, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी ऐसी बिकॉज इट्स द नेजल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो ENT से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है आप उसको उधर भेजोगे। सो दिस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कि ये सारी, और वहाँ पे आपने ये एड्रेस करना फर्स्ट ज़रूरी होता है कि किस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना या उसकी सर्जरी करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम उस हिसाब से प्रायोरिटीज़ एंड टाइमिंग्स डिसाइड करते हैं। सो दिस वॉज द केस। अब वेन एवर देर इज़ अ ग्रॉस पेरिऑर्बिटल एडिमा या इकाइमोसिस हो चुकी है, पेशेंट का पेरिऑर्बिटल एडिमा इतना ज़्यादा है, इकाइमोसिस है इर्द गिर्द, तो आप उसी वक्त ऑपरेशन नहीं करोगे। फिर उस केस में भी अर्ली ऑपरेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। उधर फिर आपने पोस्टपोन कर देना ऑपरेशन को एटलीस्ट टू 3 to 5 days, ठीक है। बट ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं करना, मोर देन 2 weeks से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना आपने, ठीक है। कि जितना भी आप टाइम पीरियड दोगे हीलिंग के लिए आप देने हैं, ताकि थोड़े से सिम्टम्स के रिजॉल्व हो जाएं। सो दिस वॉज द केस रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ सर्जरी। अब टाइमिंग वगैरह सब डिटर्मिन हो गई है, वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ ZMC फ्रैक्चर। अब ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले ये पूछा जाता है आपसे, एग्जामिनर पूछेंगे आपके वाइवा में या डिफरेंट उसमें क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कि ट्रीटमेंट बताएं किस तरह से आप ZMC फ्रैक्चर को ट्रीट करें। सबसे पहले आपने सारे इसमें वो लिखने देने स्टेप्स, ठीक है। फ़ौरन से जंप नहीं कर जाना आपने सर्जिकल पे, जो कि इंटरनल फिक्सेशन आ जाती है, ओपन रिडक्शन आ जाती है, उनके ऊपर डायरेक्ट जंप नहीं देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि हमने पढ़ा था, सिंपल केसेस होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड केसेस होते हैं, आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करोगे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास स्टेप आता है, या जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आता है, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का आता है। अगर तो केस उसका है तो यू हैव टू डू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने पेशेंट को दे देनी कि हार्ड ऑब्जेक्ट पे बाइट नहीं करना है, ज़्यादा जो है उसके ऊपर स्ट्रेच नहीं करना, फोर्स नहीं देनी, वो सारी चीज़ें, रेस्ट देना है, ऑल दैट, ठीक है, अलॉन्ग विद सम मेडिकेशंस। सेकेंडली फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो क्लोज रिडक्शन का। अगर तो केस जो है वो क्लोज रिडक्शन से हो सकता है, तो आप बोन्स को क्लोज रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस करें, ठीक है, एंड उसको टाइम पीरियड दे ताकि वो हील करे। आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन, अगर केसेस सिवियर है, फ्रैक्चर सिवियर है, देन वी विल गो फॉर द ओपन रिडक्शन। हमने ओपन की सर्जरी की, ओपन किया, इंसिजन दिया, बोन एक्सपोज हो गई, ठीक है, एंड हमने वहाँ पे क्या कर दिया, बोन एक्सपोज हो गई। अब यहाँ पे हम ओपन रिडक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्जिकली ओपन किया है उस जगह को, बोन्स को एक्सपोज किया है। वहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 इंटरनल फिक्सेशन हमने कर ली, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपके पास फोर्थ ऑप्शन भी आता है, अगर आप इंटरनल फिक्सेशन करते हो विद ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब इंटरनल फिक्सेशन तो हो गई है, उसके साथ साथ आपने ऑर्बिटल फ्लोर भी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया। सो इट इज़ अगेन वो उस केस में होगा जहाँ पे ऑर्बिटल फ्लोर अफेक्ट हुआ होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। सो कंजर्वेटिव जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर के लिए होता है, कोई स्टैटिक फंक्शनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में यू नीड टू नो कि क्या कॉम्प्लिकेशन मीन्स, डिप्लॉपिया नहीं है, ट्रिस्मस नहीं है, पेरिस्थीसिया, एनॉफ्थेल्मिस, एक्सोफ्थेल्मिस, इस तरह की कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो इस केस में आप कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करते, पेशेंट को आपने रेस्ट पे देना होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस दे देनी, मेडिकेशन एंड फॉलो अप पे रखें पेशेंट को, ठीक हो गया। आफ्टर दैट वी हैव द रिडक्शन। रिडक्शन में हमने पढ़ी थी जी, दो तरह से आप रिड्यूस, जब भी देखिए बोन फ्रैक्चर होती है तो हम उसकी रिडक्शन करते हैं, बोन फ्रैगमेंट्स की। देन उसके वेज है, हमारे पास एक क्लोज रिडक्शन होती है जो कि कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिवली आप उसको इंसिजन दे के एक्सपोज नहीं करते बोन को, देन यू डू द क्लोज रिडक्शन, आइदर यू गो फॉर द ओपन। सो अगेन जो अगर मोस्टली केसेस में ये होता है, आप जैसे इनडायरेक्ट रिडक्शन हमारे पास हो सकती है। इनडायरेक्ट रिडक्शन में ये होता है कि वो नॉन कम्युनेटेड आपके ZMC फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसमें ऑर्बिटल डिफेक्ट्स भी नहीं इतने सिग्निफिकेंट होते, या कोई आइसोलेटेड ज़ाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर आ गया है, तो उस केस में ये चीज़ होती है, आपने इनडायरेक्ट रिडक्शन कर लेनी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो है इनडायरेक्ट रिडक्शन में एक इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट के हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। डायरेक्ट का तो मतलब अगेन वही चीज़ है कि उसी जगह पे आपने रिडक्शन परफॉर्म कर लेनी है, डायरेक्टली आपने वहाँ पे फिक्सेशन कर देनी है।
एंड जो इनडायरेक्टली है उसकी 3 इंपॉर्टेंट वेज है एंड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर एंड हमारे एग्जाम में भी आया था, तो यू नीड टू डू इट वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, अप्रोच पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिडक्शन के अंदर, दैट इज़ द कीन्स अप्रोच. अब कीन्स अप्रोच जो है उसमें क्या होता है, अपर बकल सर्कस अप्रोच जो होती है, अपर बकल सर्कस अप्रोच जो है दैट इज सम काइंड के आपके पास उसमें आप इंसिजन लोगे अपर बकल सर्कस एरिया में, वहां से आप अप्रोच लेके जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिडक्शन हो रही है. सो इनडायरेक्ट रिडक्शन में इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू नो कि यहाँ पे भी जो है हम इट द बोन विल get stabilized by bone apposition at the fracture site, ठीक है, due to attachment of the temporalis fascia, ठीक है. इसी वजह से हम इन जगहों पे जो है वो टारगेट्स कर रहे हैं. तो कीन्स अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग इट, सबसे पहले मीडियली और पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड अगर कोई जाइगोमेटिक फ्रैक्चर आपके पास आते हैं तो उनको आपने कीन्स अप्रोच के थ्रू कर लेना है. इंट्राओरल बकल वेस्टिब्यूलर इंसिजन आपने दे देनी है, बकल रीजन में, बकल वेस्टिब्यूल में आप जाएंगे, ठीक है, और स्पेसिफिकली फर्स्ट एंड सेकंड मोलर रीजन जो है वहां पे आपने जाके बिहाइंड द जाइगोमेटिक बट्रेस एक इंसिजन दे देनी है. इंसिजन देने के बाद आपने पेरियोस्टियल सुप्रा पेरियोस्टियल फ्लैप जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर लेना है. इट मीन्स अबव द पेरियोस्टियम. तो सुप्रा पेरियोस्टियल फ्लैप आपने रिफ्लेक्ट किया. आफ्टर दैट अब जगह बन गई है, अब आपने क्या करना है, एक एलिवेटर इज पास बिटवीन द जाइगोमेटिक बोन, और इस एलिवेटर का अपना एक नाम है जिसको हम ब्रिस्टो एलिवेटर कहते हैं. एंड ब्रिस्टो एलिवेटर, चलिए इसको एंड में डिस्कस करेंगे. 2 टाइप्स के होते हैं, ब्रिस्टो है और एक आपका रोवी जाइगोमेटिक एलिवेटर न्यू आए हैं. तो न्यू तो नहीं है बट काफ़ी जो है थोड़ा सा वीकेंड से कि आप ब्रिस्टो से भी कर सकते, बट उससे थोड़ा सा अगर अच्छा है या एडवांटेज के साथ है वो रोवी जाइगोमेटिक है. सो वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ बोथ एट द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीजर देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आपने रोवी या कोई ब्रिस्टो एलिवेटर जो है उसको पास किया बीनीथ द जाइगोमेटिक बोन, उसको जब आपने लेके गए तो जो डिप्रेस्ड बोन थी उसको आपने उस एलिवेटर के थ्रू एलिवेट किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट दी है. क्यों? क्योंकि जो आपका फ्रैक्चर था वो पोस्टीरियर और मीडियल डिस्प्लेस्ड हुआ था, तो अब आपकी मूवमेंट अपवर्ड एंड लेटरल होगी. और राइट, सो ये आपके पास क्या हो गया, आपने उसको अपवर्ड लैटरल मूवमेंट देके वापस से अपनी जगह पर उसको ले आए, मतलब आपने रिड्यूस्ड कर दिया, ठीक है. सो चेक एट इंफ्रा ऑर्बिटल रिम फॉर द रिडक्शन अचीवमेंट एज द स्टेप डिफॉर्मिटी रिजॉल्व हो जाएगी. पहले जो है था वो डिप्रेशन थी, जैसे आपने एलिवेटर डाला वो वापस से ऊपर की जगह पर आए तो जो डिप्रेशन थी वो क्या होगी, रिजॉल्व हो जाएगी, स्टेप डिफॉर्मिटी रिजॉल्व हो जाएगी. इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि इट इज रिड्यूस्ड. आफ्टर सक्सेसफुल रिडक्शन रिड्यूस्ड हो गया है, अब आपने क्या करना है, वापस से एलिवेटर निकाल के सूचर कर देनी है इंसिजन साइड को. तो हमने क्या पढ़ा था इनडायरेक्ट रिडक्शन में, जब हमने बोन को वापस लेके ले गए हैं, उसको रिड्यूस कर दिया, अब वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया है. वहाँ पे जो है बोन एपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो ये जो था कीन्स अप्रोच था, दैट इज वॉज द अपर बकल सल्कस अप्रोच. ऑलराइट, so this was the Keen's approach. Now we will go towards the Gillies temporal approach. Gillies temporal approach बहुत important है and separately जो है it can also be asked from you. So inshallah we will discuss it in the next video because ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. So Gillies temporal approach हम एक separate वीडियो में inshallah discuss करेंगे next वीडियो में. So then up till now it's done. I hope this video will be helpful for you all. Don't forget to subscribe to our channel and also click on the bell icon so you will get notified about our future videos and updates. Thank you.